नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतेंदुगीन कविता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भारतेंदुगीन कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। हिंदी साहित्य में 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। यानी जो भारतेंदु युग है उसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। 1850 में भारतेंदु युग की शुरुआत होती है और 1900 ईस्वी में जाकर के भारतेंदु युग समाप्त हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। यानी भारतेंदु युग का जो नामकरण किया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा इस युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं और राधा कृष्ण दास हैं। ये इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारतेंदु युग में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारतेंदु युग की विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को देखेंगे और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वह है अंतर विरोधों का साहित्य। यानी भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो अंतर विरोधों का साहित्य है। इस युग में एक दूसरे से विरोधी विशेषताएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। भारतेंदु युगीन साहित्य अंतर विरोधों का साहित्य है। यह अंतर विरोध समाज के भीतर से आया है। यानी भारतेंदु युगीन कविता में जो अंतर विरोध है वो समाज के भीतर से ही आया हुआ है। यहाँ अंतर विरोध कई स्तर पर व्यक्त हुआ है। जैसे राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में अंतर विरोध मिलता है। यानी एक ही साथ भारतेंदु युग में राजभक्ति भी पाई जाती है और राष्ट्रभक्ति भी पाई जाती है। राजभक्ति का आशय है राजा के प्रति भक्ति और राष्ट्रभक्ति से आशय है देश के प्रति भक्ति। भारतेंदु युग में ये दोनों एक साथ पाई जाती है। भक्ति और श्रृंगार में भी अंतर विरोध है। जो भारतेंदु युगीन कवि हैं वो भक्ति पर भी कविता लिखते हैं और श्रृंगार पर भी कविता लिखते हैं। तो भक्ति और श्रृंगार में भी यहाँ अंतर विरोध दिखाई देती है। भाषा के स्तर पर भी अंतर विरोध है। यहाँ ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों दिखाई देती है। ब्रज भाषा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी लेकिन कविता ब्रज भाषा में ही बड़े पैमाने पर लिखी जा रही थी। दूसरी तरफ गद्य पूरा का पूरा खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और कविता की भी शुरुआत यहाँ पर खड़ी बोली में हो गई थी। तो भाषा का भी अंतर विरोध यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अंतर विरोधों से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह यति फारी। दोनों पंक्तियों में अंतर विरोध है। एक पंक्ति में अंग्रेजी राज की प्रशंसा की गई है तो दूसरे में दुख व्यक्त किया गया है। प्रशंसा इसलिए की गई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, सभी प्रकार के सुख अंग्रेजों के राज्य में मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है कि हमारा धन जो है वो विदेश चला जा रहा है। यही सबसे बड़े दुख का कारण है। यानी दोनों पंक्तियों में अंतर विरोध यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी कविता में सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया हुआ है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने में भारतेंदु युगीन कवियों ने रुचि दिखाई है। इस युग पर तात्कालिक समय के सामाजिक चेतना का प्रभाव पड़ा है और इनके द्वारा सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस युग के कवियों ने विधवा विवाह पर कविताएं लिखी है, नारी शिक्षा पर, बाल विवाह पर, छुआछूत पर, सती प्रथा पर आदि अपनी कविताओं का विषय बनाया गया है इनके द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है, रोवहु सब मिलियावहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ने देखी जाई। यानी भारत के दुर्दशा को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबको रोने के लिए आहूत करते हैं, रोने के लिए आह्वान सबका करते हैं। अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता की चेतना। यानी तीसरी विशेषता जो है वो श्रृंगारिकता की चेतना है। भारतेंदु युगीन कविता में श्रृंगारिकता की चेतना पाई जाती है। यह चेतना रीतिकाल के प्रभाव से निर्मित हुई है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता पर अभी भी रीतिकाल का प्रभाव मिलता है। इन कवियों ने भी नायिका भेद और नक्शिक का वर्णन किया है। जिस प्रकार से रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का वर्णन किया है और नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया है उसी प्रकार से भारतेंदु युगीन कवियों के द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन इन्होंने मर्यादा में रह करके श्रृंगार का वर्णन किया है। अश्लीलता इनके यहाँ नहीं मिलती उस प्रकार से जिस प्रकार से रीतिकालीन कवियों के यहाँ मिलती है। इस युग में राधा कृष्ण को नायक नायिका मानकर उनके प्रेमपूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। एक उदाहरण देख लेते हैं।
हमहारी अरि करि कोटि उपाय, लिखी बहुनेह भरी पतिया, जगमोहन मोहन मूरत के बिन, कैसे कटे दुख की रतियाँ। यानी गोपियों के द्वारा बहुत सारे पत्र पत्रिका किया गया है, लिखी बहुनेह भरी पतियाँ लिखा गया है, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए, मोहन नहीं आए। गोपियाँ कहती हैं कि मोहन मूरत के बिन कैसे कटे दुख की रतियाँ, दुख की रात्रि कैसे कटेगी। अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग का अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में भक्ति भावना का चित्रण मिलता है। जिस प्रकार से भक्ति काल में भक्ति का चित्रण मिलता है उस प्रकार से तो नहीं यहाँ पर मिलता है, लेकिन भारतेंदु युग में भी भक्ति भावना का चित्रण मिलता है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। राधा वल्लभ संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और राधा कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्होंने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लल्ला ब्रिखभानु दुलारी। इस भक्ति में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रति भक्ति का प्रदर्शन किया गया है। भारतेंदु युग में भक्ति की एक विशेषता और है, वो है स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति। यानी भारतेंदु युगीन कवियों ने जो भक्ति किया है वो देश के अनुराग से समन्वित है, स्वदेश के अनुराग से समन्वित है। यानी ईश्वर की भक्ति में देश की भक्ति भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है कि प्रभु हो पुण्य भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत की पुण्य दुख दारिद हरिए। यानी राधा कृष्ण दास ईश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु हो पुण्य भूतल अवतरिए, पुनः इस पृथ्वी पर अवतार लीजिए, अपने आप प्यारे भारत की पुण्य दुख दारिद हरिए, यानी पुनः दुख और दरिद्रता का हरण कीजिए। अगली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय चेतना अंतर विरोधी है। यानी यहाँ पर अंतर विरोध पाया जाता है। एक तरफ राष्ट्रभक्ति पाई जाती है तो दूसरी तरफ राजभक्ति भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस युग के कवि अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विरोध करते हैं। यानी अंग्रेज जो भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, जो हमारे देश से धन अंग्रेज लूट करके ले जाते थे, कवियों के द्वारा उसका विरोध किया गया है। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी इनके द्वारा की गई है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता का प्रवेश भारतेंदु युग में ही हुआ था। यानी जो राष्ट्रीयता का प्रवेश हुआ है हिंदी साहित्य में वो भारतेंदु युग में ही हुआ है। अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। यानी भारतेंदु युगीन कविता में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। इस युग के कवियों ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास तथा रूढ़ियों पर करारी चोट की है। यानी इन सभी चीज़ों पर उनके द्वारा व्यंग किया गया है। पाश्चात्य सभ्यता पर व्यंग किया गया है, अंधविश्वासों पर व्यंग किया गया है, समाज की रूढ़ियों पर इनके द्वारा व्यंग किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी में लिखा है कि चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यानी अंग्रेज क्या है, सारा हिंद हजम कर जा रहे हैं। यानी एक तरीके से लूटपाट मचाए हुए अंग्रेजी राज पर व्यंग किए हुए हैं। अगली विशेषता है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति काव्य रचना की एक पद्धति थी जो भारतेंदु युग में प्रचलित थी। यानी एक काव्य रचना करने की पद्धति थी जो भारतेंदु युग में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। इसमें काव्य की अंतिम पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती थी। यानी कवियों की सभा लगती थी और उस सभा में कवियों को कविता की अंतिम पंक्ति दे दिया जाता था। कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कविता पूरा करता था और इसी को समस्या पूर्ति के नाम से जाना जाता था। कानपुरी की एक संस्था थी जिसका नाम था रसिक समाज, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इसके द्वारा समस्या पूर्ति से संबंधित कविताएं करवाई जाती थीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग कविता के भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। शिल्प पक्ष की पहली विशेषता है काव्य रूप। यानी भारतेंदु युग का काव्य रूप कैसा है। कविता खंड काव्य है, कविता मुक्तक काव्य है या कविता प्रबंध काव्य है। भारतेंदु युग में मूलतः मुक्तक काव्य की रचना की गई है। यहाँ पर प्रबंध काव्य नहीं पाया जाता है। खंड काव्य और प्रबंध काव्य इस युग में नहीं लिखे गए हैं। अगली विशेषता है भाषा। यानी भारतेंदु युग की भाषा कैसी है। इस युग की कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। यानी जो सबसे प्रमुख भाषा है जिसमें कविता लिखा जा रहा है वह ब्रज भाषा है। लेकिन खड़ी बोली में भी कविताएं शुरू हो गई थी। खड़ी बोली में भी लोग कविताएं लिखने लगे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में एक रचना की है जिसका नाम है फूलों का गुच्छा। इसका मतलब है कि खड़ी बोली में भी कविता करना
शुरू हो गया था भारतेंदु युग में। अगली विशेषता है रस, छंद और अलंकार। रस की बात करें तो यहाँ पर हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है भारतेंदु युग में। छंद में दोहा और सवैया की प्रधानता है भारतेंदु युग में। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार भारतेंदु युग में पाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भारतेंदु युगीन कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।